नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने किया सहकारिता मेले का उद्घाटन। सीएम ने मेले की थीम शहरी ग्रामीण एकता को सराहा। कहा, इससे पहले स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। अंकिता हत्याकांड में नए खुलासे के बाद दून से लेकर दिल्ली तक हंगामा। बीजेपी नेता की करीबी महिला के वायरल वीडियो पर गरमाया मामला। गट्टू के जिक्र ने मचाई सियासत में हलचल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के जारी एआई वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा, राजनीति के लिए बीजेपी ने एआई का किया दुरुपयोग। पाकिस्तानी जासूस बताए जाने का भी लगाया आरोप। नेशनल विंटर गेम्स में मंडराए संकट के बादल। न बर्फबारी न बारिश, मौसम के भरोसे बैठा पर्यटन विभाग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने बताया कि सहकारिता विभाग ने मेले की थीम को सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता रखा है। इसमें स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बेचा जा रहा है। साथ ही स्थानीय उत्पादों और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम धामी ने वार्षिक ऋण का लेखा जोखा रखने वाली नाबार्ड की पुस्तक को भी लॉन्च किया और ये मेला 28 दिसंबर तक चलने वाला है। ये वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भी और सहकारिता पर भी जमा है। उसके कारण से लोग बहुत तेज़ी से अपना व्यवसाय भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज अनेक योजनाओं में जो ऋण दिया जा रहा है, उस ऋण से अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना रोजगार भी कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उत्तराखंड की सियासत में अब गट्टू का नाम खूब चर्चाओं में आ गया है। आखिर कौन है ये गट्टू जिसका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। फिर चर्चाओं में अंकिता भंडारी हत्याकांड, सूबे की सियासत में गट्टू का हल्ला। दून से दिल्ली तक गट्टू के नाम की गूंज। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा गट्टू का नाम। आखिर अंकिता हत्याकांड से क्या है गट्टू का वास्ता? वो गट्टू है, वो गट्टू को दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है मुझे मरवा दे मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जहां देहरादून में महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। दरअसल ये शोर शुरू हुआ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला की उस वीडियो से, जिसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड के लिए गट्टू को जिम्मेदार ठहराया। तभी से उत्तराखंड की सियासत में गट्टू के नाम का हल्ला सुनाई दे रहा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश कोदियाल ने वीडियो का रेफरेंस देते हुए उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग उठाई।
वो पूछ, वो गट्टुआ क्या था, ये सब चीजें ना बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास हैं, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे। ने एक ही अपराध नहीं कर रखा, ये कितने बड़े अपराधी हैं। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। अंकिता हत्याकांड या अंकिता हत्याकांड नहीं है, वो हमारे स्वाभिमान की हत्या हुई थी। उस दिन उस रिजॉर्ट में हमारे स्वाभिमान की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की हत्या हुई थी। पूर्व विधायक की कथित पत्नी उर्मिला की वीडियो ने सूबे की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि सरकार को वीआईपी के खुलासे के लिए सीबीआई की जांच करनी होगी। अगर सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जब वीआईपी का नाम आया तो सरकार ने जिस तरीके से ये सवाल पूरी जनता, अंकिता के माता पिता, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से करी थी कि वो वीआईपी कौन है। और आज क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो पत्नी है परमिला राठौर, उन्होंने लगातार दुष्यंत कुमार जी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने बोला है कि वो गट्टू जो जिनका नाम और दुष्यंत कुमार बता रही है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर इस तरीके से भाजपा के नेता अंकिता के हत्याकांड में शामिल है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो शुरू से मांग थी और इस प्रदेश के माता बहनों भाइयों की जो मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पर, वो होनी चाहिए। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का एक चर्चित मामला है, जिसमें 19 साल की अंकिता भंडारी वनंतवा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा और उनके 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर विवाद के बाद अंकिता को चीला नहर में धकेल दिया था। आरोप है कि अंकिता पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था, लेकिन अंकिता ने जब इससे इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तब से ही इसे लेकर चर्चा होती रही कि आखिर वो कौन था वीआईपी गेस्ट जिसके लिए अंकिता पर प्रेशर डाला जा रहा था। हालांकि अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की करीबी महिला ने जो कुछ वीडियो में खुलासा किया है, उसके बाद गट्टू का नाम हर तरफ गूंज रहा है और कांग्रेस ने भी गट्टू के नाम को लेकर फिर से इस मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जारी एआई वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और इस दौरान उनके साथ उनके तमाम समर्थक भी नजर आए। बता दें कि हरदा ने अपनी तहरीर में लिखा है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ एआई का दुरुपयोग किया, उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तान का जासूस बताया है, जो सरासर गलत है। बीजेपी राजनीति के लिए झूठ का सहारा ले रही है। हरदा का यह भी आरोप है कि बीजेपी ने फर्जी वीडियो डालकर प्रदेश के राजनीतिक सौहार्द और सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की दर्ज की गई एफआईआर पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि हरीश रावत तथ्यों से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जुमे की छुट्टी दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने की बात इनके पार्टी के नेता अकील अहमद के द्वारा कही गई थी। देखिए, हरीश रावत जी उन तथ्यों से मुकर नहीं सकते जो उनके मुख्यमंत्री काल में जुमे की नमाज उन्होंने जो है परमिशन दी। सहसपुर से अकील अहमद को उन्होंने सहमति दी कि हाँ भाई तुम ये मुद्दा उठाओ, सहसपुर में मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी।
अभी हरीश रावत जी कुछ दिन पहले हरिद्वार में जो गौ हत्यारे थे और जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे, उनके पक्ष में धरने में सम्मिलित हुए। हरीश रावत जी इस तथ्य से नहीं मुकर सकते, कांग्रेस नहीं मुकर सकती कि उनके एक राज्य के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो अगर उस वीडियो में सच्चाई जाहिर कर दी गई तो इसमें तिल मिला नहीं, क्या बात है? आप अपने कथ्य और करनी में अंतर देखिए ना। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने की तरफदारी की है और विरोध करने वालों से सवाल पूछा है कि जब मदरसा बोर्ड नहीं था तो क्या तब दीन की तालीम नहीं दी जाती थी। उन्होंने बताया कि धामिस सरकार ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। शादाब शम्स की माने तो सरकार जल्द ही नया सिस्टम लागू करेगी जिसमें मदरसों के छात्रों को फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड बोर्ड की आधुनिक पढ़ाई कराई जाएगी और सेकेंड हाफ में दीन की तालीम दी जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है और मदरसा बोर्ड को समाप्त करना, जब मदरसा बोर्ड नहीं था तो क्या मजहबी तालीम नहीं होती थी? तब क्या हाफिज कुरान नहीं बनते थे? तब मौलवी और मुफ्ती नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। मदरसा बोर्ड बच्चों को बेहतरी के लिए था, लेकिन हमने देखा कि जिस बोर्ड की मान्यता नहीं है उस बोर्ड को जबरदस्ती चलाने का कोई फायदा नहीं है। उस बोर्ड की समकक्षता नहीं थी। कांग्रेस ने इसी तरह से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया। मंगलौर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी शिरकत की। इस दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आदर्शों के विपरीत चलती है। फिर अब हम सब लोग मिलकर यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं और हम सब लोग उनकी विचारधारा पर चर्चा करते हैं और उस विचारधारा को हम लोग मानने की कोशिश करते हैं। और आज सभी लोग यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ उस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने यहाँ अपना विचार रखे कि ये किसान विरोधी वोट चोरी की सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के विपरीत चलती है, जो किसान और मजदूर और लघु उद्योग और कामगार के विरुद्ध में काम करती है, उसको उखाड़ने का और हटाने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास के सहयोग से नगर निगम हेरिटेज वॉक आयोजित करने की योजना बना रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि हेरिटेज वॉक के माध्यम से देहरादून के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इस पहल से नई पीढ़ी को शहर की विरासत से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कोशिश है कि राजधानी में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्पॉट्स हैं, स्थल हैं जिनका विकास करना या जिनके विषय में जानकारी का विस्तार होना अति आवश्यक है और कई बार इस प्रकार की डिमांड लोकल्स के द्वारा भी लगातार आती रही है। इसी क्रम में जैसे गांधी पार्क के भी कुछ सौंदर्यीकरण के कार्य लिए गए हैं, तो एक प्रकार का हेरिटेज और वॉक गांधी पार्क में ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटैक के साथ में भी कोलैबोरेट किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी देहरादून शहर के ऐतिहासिक स्थल हैं, जो धरोहर है, खान पान से लेकर के सभी विभिन्न पहलुओं पर जो ऐतिहासिक कुछ तथ्य हैं, वो सब भी नई पीढ़ी के साथ साझा हों और उसकी जानकारी में सभी को उसका विस्तृत उल्लेख मिले। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। उसी के आधार पर यह माना जा रहा था कि सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दिसंबर का महीना बीतने को है, ना तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और ना ही बारिश। जनवरी 2026 में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन होना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पर्यटन विभाग पूरी तरह से मौसम के भरोसे ही बैठा नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल विंटर गेम्स पर मंडराए संकट के बादल, न बर्फबारी न बारिश, मौसम के भरोसे बैठा पर्यटन विभाग। कैसे होगा नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन? पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली है। इसी वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक औली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और साल 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन करवा चुका है।
ओली आइस स्लोप को साल 2010 में FIS यानी इंटरनेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से मान्यता मिली थी, जो साल 2029 तक वैलिड है। देश भर में आउटडोर स्कीइंग के लिए सिर्फ 3 ही स्थान हैं: उत्तराखंड का ओली, हिमाचल का मनाली और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। इनमें ओली को सबसे बेहतर माना जाता है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट का कहना है कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि एक बार फिर ओली को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर से करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें भारतीय सेना, BSF, CRPF और ITBP के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। जी नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर ओली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो कि 1979 से लगातार ओली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा ओली में आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी हमें नेशनल जो मिला है, हमने उसकी सारी सूचना पर्यटन विभाग को दे दी है। अब हम पर्यटन विभाग से उनके पॉजिटिव नोट्स का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो इसकी तिथि के लिए हमें बुलाएं और मीटिंग हो। एक तरफ विंटर गेम्स एसोसिएशन पर्यटन विभाग की ओर से उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ मौसम भी चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में सवाल है कि क्या पर्यटन विभाग ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया है? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, ये विंटर गेम्स तो जनवरी में एंड में शायद होने हैं। तो वहाँ देखिए, जो हमारा इसके लिए जो सीजनल फोरकास्ट है यूज़ हो सकता है अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो सीजनल फोरकास्ट में IMD ने साफ बताया कि उत्तराखंड में जो है जनवरी फरवरी में विंटर सीजन में हमारे को नॉर्मल से बारिश और बर्फबारी कम रहने की संभावना है। और ये संभावना इसलिए बन रही क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो भी नंबर और उनका इंटेंसिटी कम रहने का चांसेस है। तो ओवरऑल जनवरी और फरवरी में ही विंटर में हमारे को यही उम्मीद है कि नॉर्मल से कम रहे बारिश अभी तक रहे। अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई तो नेशनल विंटर गेम्स पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ओली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन मौजूद है, लेकिन ये मशीन साल 2018 से ही बंद पड़ी है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर पर्यटन विभाग और GMVN समय रहते इस सिस्टम को चालू कर देता है तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स कराए जा सकते थे, बल्कि न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने अहम नेशनल इवेंट के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई भी ठोस पहल नजर नहीं आ रही। ओली में हमारे पास आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम है जो लगभग 2018 से बंद है। अगर हम उस सिस्टम को अगर आजकल चलाते तो हमें बहुत अच्छा आर्टिफिशियल स्नो मिलता, और जिसमें कि अभी पूरे हिमालय में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे अदर हिमालयन रीजन हो, और या फिर उत्तराखंड में कहीं भी अभी हायर रेंज में ही स्नो नहीं है। तो अगर और हमारे पास टेम्परेचर इस समय बहुत अच्छा टेम्परेचर है जो माइनस से भी नीचे है, तो ये बहुत राइट टाइम था स्नो बनाने के लिए। बट हमारी स्नो मेकिंग सिस्टम काफ़ी टाइम से बंद है, जिसमें काफ़ी मेंटेनेंस भी है और कई छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो अगर सरकार इसमें थोड़ा सा गंभीरता से अगर लेती है और स्नो मेकिंग सिस्टम को चलाती है, और तो फिर हम ये बर्फ बना सकते हैं। कृत्रिम बर्फ में हम पूरे भारत के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते थे, और यहाँ पे जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है और होटलों की काफ़ी बुकिंग्स हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। अगर तब तक बर्फ नहीं होती है तो कृत्रिम बर्फ एक ऑप्शन जरूर था। ऐसे में सवाल है कि जब ओली जैसे प्रतिष्ठित FIS अप्रूव लोकेशन मौजूद है, आर्टिफिशियल स्नो की सुविधा उपलब्ध है और नेशनल इवेंट की जिम्मेदारी भी पर्यटन विभाग के पास है, तो फिर विभाग सिर्फ मौसम के भरोसे क्यों बैठा है? अगर समय रहते स्नो मेकिंग सिस्टम को चालू नहीं किया गया तो न सिर्फ नेशनल विंटर गेम्स बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन छवि को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
रुद्रपुर में पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है और 4 दिन चलने वाले इस अभियान में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी वो स्वयं गांव स्तर पर कार्य योजना बनाकर विभिन्न विकास कार्य को करवा रहे हैं। ये पंचायती राज निदेशालय और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। हमारे जैसा कि सभी को जानकारी है कि उत्तराखंड में 50% महिलाएं निर्वाचित होकर आती हैं, तो उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, किस प्रकार से उनको बैठकों की अध्यक्षता करनी है, कैसे अपने जो प्लान है पंचायतों के वो बनाने हैं, किस प्रकार से लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है, किस प्रकार से बजटिंग की जाती है, जेंडर बजटिंग कैसे करनी है, तो तमाम सारी जो बारीकियां हैं उनको यहाँ पर बतानी है। देहरादून के लक्सर पहुंची विजिलेंस की टीम ने विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। बता दें कि विजिलेंस, थाने पुलिस और विद्युत विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने करीब 5 गांवों में छापेमारी करते हुए लगभग 75 घरों में बिजली चोरी और 17 घरों में अवैध कनेक्शन पकड़े। विभाग ने आरोपियों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है। इसकी टीम देहरादून से आई, लगभग 5 गाँव में जो छापे मारे, जिसमें 75 चोरी और 17 कनेक्शन काटे गए, जिसका अमाउंट लगभग 22 लाख है। क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम नार्वे ने किया सहकारिता मेले का उद्घाटन। सीएम ने मेले की थीम शहरी ग्रामीण एकता को सराहा, कहा इससे पहले स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। अंकिता हत्याकांड में नए खुलासे के बाद दून से लेकर दिल्ली तक हंगामा। बीजेपी नेता की करीबी महिला के वायरल वीडियो पर गरमाया मामला। गट्टू के जिक्र ने मचाई सियासत में हलचल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के जारी एआई वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा राजनीति के लिए बीजेपी ने एआई का किया दुरुपयोग। पाकिस्तानी जासूस बताए जाने का भी लगाया आरोप। नेशनल विंटर गेम्स पर मंडराए संकट के बादल, न बर्फबारी न बारिश। मौसम के भरोसे बैठा पर्यटन विभाग।